स्पेशल 10वीं क्लास के बच्चे के लिए, जो कि 17 तारीख को आपको हिंदी का एग्जाम है। उसके लिए मैंने एक ही वीडियो में सारी ग्रामर कंप्लीट की है। आप इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपका स्कोर बढ़ेगा। क्या है हमारा टॉपिक, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, रिवीजन के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे। हमारे ग्रामर में व्याकरण में 4 टॉपिक है। सबसे पहला है हमारा वाक्य, वाच्य, अलंकार और पद परिचय। बहुत इजी है। 4 नंबर का आपका वाक्य आएगा, 4 नंबर का आपका वाच्य आएगा, 4 नंबर का आपका अलंकार आएगा, 4 नंबर का आपका पद परिचय आएगा और टोटल मार्क्स आएंगे आपके 16। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 16 में से 16 अंक लेने हैं, लेकिन इसमें एक एक आपका एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि 4 नंबर आपके एक्स्ट्रा है। बाई चांस किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है या कोई गलत होने के चांस है, तो आप बेटा, मैं सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ग्रामर के टॉपिक में एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा आपने जरूर करना। कई बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन आ गए हमारे। किसी बच्चे का फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, 5 ठीक है, तो बेटा आपको 4 नंबर मिलेंगे यहाँ कटिंग का। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या टीचर भी उनको कंफ्यूज करते हैं कि फर्स्ट आपका गलत होएगा तो आपका गलत रॉन्ग माना जाएगा, वहां नंबर कटेगा। कोई नंबर नहीं कटेगा आपका सीबीएसई बोर्ड में। आपके 4 ठीक है, कोई भी 4 ठीक है और एक गलत है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। बाई चांस आपका ये भी ठीक है, आपके 5 ठीक है तो भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। बाई चांस आपका थर्ड गलत है, 4 ठीक है तो भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये कंफ्यूजन दूर करेंगे कि हर बच्चे को आपको 5 एमसीक्यू मिलेंगे ग्रामर में, तो 5 के टिक मार्क जरूर लगाना है, एक भी नहीं छोड़ना। तो हमारे ग्रामर का टॉपिक शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। हमारा वाक्य टॉपिक है, सबसे पहले इजी तरीके से समझाएंगे, जल्दी जल्दी एक ही, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। एक दिन आपका मिला, आपको एक दिन में हमने सारा सिलेबस रिवाइज करना। सबसे पहले हमारा वाक्य है, लेकिन हमारा वाक्य 10th क्लास में रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर है, अभी हमें पता होना चाहिए रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रण। समझाएंगे रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रण। एक बार इनके दो नाम भी देख लो। कई बार क्या कि एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए बच्चे को उसका दूसरा नाम दिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सरल को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त को हम जटिल वाक्य भी कहते हैं, मिश्रण को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। ये देखना है कि इनके दो नाम है, सरल साधारण, संयुक्त जटिल यानी कि कठिन, मिश्रण मिश्रित वाक्य। ये हम समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे सरल वाक्य क्या है, संयुक्त क्या है, मिश्रण क्या है। देखो, समझने के लिए सरल बिल्कुल साधारण वाक्य होता है, जिसमें एक उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक पदबंध में पूरा वाक्य बंधा होता है। उदाहरण के तौर पर मैं देती हूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ना तो योजक चिन्ह है, एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य, बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य, सरल वाक्य है। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, योजक चिन्ह से तो जुड़ा होता है, योजक चिन्ह होता है और अथवा परंतु, लेकिन 2 वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र क्या मतलब, यदि ये योजक चिन्ह हम हटा दें उनके पीछे, तो दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण रहेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे एक दूसरे पर, क्योंकि दोनों वाक्य अपना अलग रूप लेके आएंगे। योजक चिन्ह हटा दे, एक वाक्य को दूसरे से अलग कर दे, तो दोनों वाक्य पूर्ण रहेंगे। ये हमें समझना है। हमारा तीसरा है मिश्र वाक्य, इसको हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, लेकिन हम इसको लर्न कैसे तरीके से करेंगे, इसको मिश्रा जी के नाम से करेंगे। मिश्रा जी हमारे अंकल, चाचा, ताऊ कुछ भी हो सकते हैं, मिश्रा जी के नाम से याद करेंगे। जिस भी वाक्य में जैसे बनने वाले शब्द है वहां पर हमेशा मिश्रित वाक्य होता है। जैसे जैसे, जो, जब, जहां आदि। मतलब क्या है, इसमें जैसे बनने वाले जहां पर भी आपने वाक्य मिले वहां पर आंख बंद करके मिश्र वाक्य लिख देना। 99% आपका मिश्रित वाक्य ही मिलेगा, जैसे शुरू होने वाला या बीच में आने वाला शब्द। जैसे हम उदाहरण देती हूँ आपको,
जैसे ही वह आया गाड़ी जा चुकी थी। जैसे ही वह आया गाड़ी जा चुकी थी। दोनों वाक्य हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है कि उसके आने के बाद ही गाड़ी जा चुकी थी। बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में और पढ़ देना। लेकिन अब ये हमने समझा है कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हमें पहचान होगी। लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। एक बार देखना अच्छे तरीके से। एक आता है आपका आश्रित वाक्य, उपवाक्य, प्रधान वाक्य। देखो इसमें समझाएंगे, देखो पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना था। देखो यहाँ पर जो आ गई योजक चिन्ह में, तो हमें पता चल गया मिश्रित वाक्य है और एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड है। योजक चिन्ह हटाने के बाद यदि हम वाक्य करेंगे तो वाक्य अधूरा रहेगा, अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। लेकिन इसमें आप कहा जाता है कि इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। पिताजी ने वह मकान बेच दिया, ये यहां से यहां तक प्रधान वाक्य है। प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य भी बोलते हैं। जो पुराना था तभी बेच दिया, तो पुराना हो चुका था, तो ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। मैंने कहा था कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे ऊपर पे डिपेंड होगा। मकान, ये जो पुराना था किस पे डिपेंड है, मकान ही था। पुराना कुछ और चीज क्या है, पुरानी पुस्तक है, किताब है, क्या है, पेन है, पेंसिल है, क्या था, लेकिन मकान था, तो इसके ऊपर डिपेंड है, आश्रित है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। तो पिताजी ने वह मकान बेच दिया, मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य है, और पुराना था आश्रित वाक्य है, जो आ गया आपका योजक चिन्ह। इस तरह से वाक्य को हम अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से आता है आपके एग्जाम में, एक इस तरह से आता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़िए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए। आगे बढ़िए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए, ये वाक्य आएगा आपने। इसमें आपने सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य ढूंढना है। पहला ऑप्शन आएगा क्या आपका सरल, ख आएगा आपका संयुक्त, ग आएगा आपका मिश्र वाक्य और घ इन्होंने दे दिया आपका संकेत वाक्य। देखो बेटा आपके 3 वाक्य रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्र, तो चौथे ऑप्शन के लिए तो कुछ ना कुछ देगा, या तो कोई ऐसा वाक्य देगा जो आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, या उसमें से कोई नहीं, या इसमें से सभी ऐसे वाक्य देगा कंफ्यूज करने के लिए। आगे बढ़िए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए, और संयोजक चिन्ह हो गया। आगे बढ़िए पूर्ण वाक्य, पुरस्कार प्राप्त कीजिए, पूर्ण वाक्य है। आपको पता लग गया कि योजक चिन्ह से जुड़ा होता है और दोनों वाक्य पूर्ण है तो संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य तो है ही नहीं, मिश्र वाक्य नहीं है, जो जैसे नहीं आया, संकेत वाक्य हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो बच गया संयुक्त वाक्य। तो ऐसे हम संयुक्त आंसर लिखेंगे है और संयुक्त वाक्य। इस तरीके से आप करोगे तो आपका 100% आपका ठीक मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। और दूसरे तरीके से आते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इस वीडियो को हम। उदाहरण, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। अभी ये वाक्य हमारा, लेकिन इसमें क्या दिया, जो वीर होते हैं, यहां तक उसने रेखांकित कर दिया और यहां लिख दिया रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। उपवाक्य का भेद बताइए। ऑप्शनल में आएंगे सारे, ऑप्शनल दे दिया है
ऑप्शन दे दिया गया आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, ख सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, ग क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, घ चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखो अभी जो वीर होते हैं, एक तो आप पहचानेंगे जो वीर होते हैं, तो ये हो गया वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। हमें पता चल गया कि मिश्र वाक्य है जो आ गया। मिश्र वाक्य में दो वाक्य होंगे, दोनों एक दूसरे से डिपेंड रहेंगे। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण या विशेषण है? देखो जो वीर होते हैं, विशेषता बताइए। तो जो वीर होते हैं कौन से होते हैं? वीर विशेषण बताया है, संज्ञा कट, सर्वनाम कट, क्रिया नहीं है कट, तो विशेषण उपवाक्य हमारा ये आंसर ठीक आ गया कि उसकी विशेषता बताई गई है कि रणभूमि में वीरता का प्रदर्शन कौन करते हैं? जो वीर होते हैं। तो हमने वाक्य को अच्छे प्रकार से पढ़ना है और उसको समझना है, तो वहां पर उसकी विशेषता बताई है, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य हो चुका। रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन कौन करेगा? जो वीर होते हैं वही तो करेगा, तो यहाँ पर विशेषण आश्रित उपवाक्य। एक तरीके से ऐसे आएगा अगला वाक्य, देखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। देखो ये ध्यान से देखना है अपने, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। आप अवश्य आएंगे, रेखांकित उपवाक्य बताइए। ऑप्शन देखना, क संज्ञा उपवाक्य, ख सर्वनाम उपवाक्य, ग क्रिया उपवाक्य, घ विशेषण उपवाक्य। एक ट्रिक आपके लिए मैं बताती हूँ छोटी सी, जहां पर भी ये की होती है योजक चिन्ह वाली कह के छोटी की मात्रा, उसके बाद कोई भी रेखांकित आए तो बेटा 99% आपका संज्ञा उपवाक्य होता है। तो हमने कुछ नहीं देखना, इनको गलत कर देना है कि के बाद जहां पर भी आपका रेखांकित आए 99% आपका संज्ञा उपवाक्य आता। हमने वो देखना ही नहीं कि क्या सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। हमने देखना है कह के छोटी की मात्रा आ गई योजक चिन्ह वाली और उसके बाद रेखांकित आ गया, तो आंख बंद करके संज्ञा उपवाक्य लिख के आ जाना, 99% आपका ठीक मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा वाक्य हमारा कंप्लीट होता है। अभी वाक्य के बाद हमारा एक टॉपिक है वाच्य। वाच्य देखेंगे, बोलने का विषय वाच्य है जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने देखना कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आने हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी देखेंगे इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होती है। कर्म, जहां पर कर्म होता है वहां पर आपको सकर्मक क्रिया होती है ओनली, और जहां पर भाव होता है वहां पर अकर्मक क्रिया भाव पड़ता है। कर्मवाच्य में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह, यहां पर से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह, लेकिन ज्यादातर नकारात्मक सेंटेंस और जो कार्य नहीं हो रहा है ये आपको पता है। लेकिन हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये देखती हूँ। आज उसे जमानत मिल गई, वाच्य में बताइए। आज उसे जमानत मिल गई, वाक्य दिया है, वाच्य का भेद बताइए। वाच्य का भेद बताइए। हमने वाक्य देखना, आज उसे जमानत मिली, लेकिन हमने कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, कर्तृवाच्य, ख कर्मवाच्य, ग भाववाच्य। हमें पता है कि तीन ही वाच्य है, लेकिन एग्जामिनर ने तो चौथा लेना है। उसने कर्मवाच्य लिख दिया, संकेत वाच्य लिख देगा, संदेह वाच्य लिख देगा, कर्मवाच्य लिख देगा, लेकिन वो कर्मवाच्य है ही नहीं। हमारा कंफ्यूजन, ये तो हमारा कंफ्यूजन करने वाला आएगा। ये हमें पता, हमें है नहीं तो हमें कट गया। हमारे पास तीन हो गए ऑप्शन। आज उसे जमानत मिल गई, आज उसे से या को द्वारा विभक्ति चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह आता,
ये भी कट गया, अकेला बच गया कर्तृवाच्य, तो ये वाक्य कर्तृवाच्य हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वाच्य में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। देखो इसने पूछा कि नीचे लिखे वाक्य में कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। एक क्वेश्चन तो ऐसा नेगेटिव वाला मिलेगा, कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, लेकिन बच्चे उसको समझ जाते हैं कि कौन सा कर्मवाच्य है। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर नहीं है, नहीं पूछा है, आपने ये नहीं लिखना कि है। ये कंफ्यूज करने के लिए पक्का 1 नंबर का जरूर आता है कि कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। ये देखना है, भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। सेकंड उदाहरण हमारा, गुनहगार को कड़ी सजा दी गई। कड़ी सजा दी गई। गए है मेरा, भूखे से चला नहीं जाता। एक फोर्थ उदाहरण लेना इसमें, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं भी आ सकता, लेकिन यहाँ पर देखना कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। देखो, भूकंप पीड़ितों को राहत बांटी गई, शे के द्वारा विभक्ति चिन्ह न होने के बाद भी ये क्या है, कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रधान है और सकर्मक क्रिया है। गुनहगारों को कड़ी सजा दी गई, लेकिन हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं। गुनहगारों को कड़ी सजा दी गई, यदि गुनहगारों को कड़ी सजा मिली तो आपका कर्तृवाच्य हो जाता, दी गई तो आपका कर्मवाच्य है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसको ध्यान से करना है। भूखे से चला नहीं जाता, ये पता चल गया हमें कि नकारात्मक सेंटेंस है और इसमें अकर्मक क्रिया है और कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, यही है भाववाच्य। और इसमें से कोई नहीं, ये तो गलत है, ये कर्मवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो हमारा तीसरा ठीक मिला है। यहाँ पर देखना कि कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है, ये भी कर्मवाच्य है, ये भी कर्मवाच्य, इसमें से कोई नहीं, ये तो है। यदि ये भी नहीं होता तो हमारा ये आंसर होता, तो ये आंसर हमारा तीसरा ठीक है। इस तरीके से कंफ्यूजन वाला एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सोच समझ से अच्छे तरीके से हमने आंसर देना है। उसके बाद आता है हमारा एक अलंकार का टॉपिक आता। बेटा मैं आपको बताती हूँ कि अलंकार हमारे सिलेबस में 10th क्लास में 4 ही हैं और अलंकार हम पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ ये ध्यान रखना है हमारे सिलेबस में 4 अलंकार कौन कौन से हैं। उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और सलेस। इसके अलावा हमें पढ़ने ही सिर्फ 4 अलंकार ध्यान में रखना हमारे। देखो इसको समझ, उत्प्रेक्षा वो अलंकार होता है जहां पर मनु मानो जनु जानो जो योजक चिन्ह आ जाए। मैंने अलग अलग वीडियो डाल रखी कि एक बार रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मैंने बताई थी। मानवीकरण अलंकार होता है प्रकृति की चीजों का वर्ण मानव के साथ हो जाए। अतिशयोक्ति, अति हद कर दी, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। सलेस अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, कि एक शब्द होता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं, वहां पर सलेस अलंकार होता है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको ये देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सलेस अलंकार है। वाक्य में देखना है कै सलेस, दुख है जीवन तरु के फूल, दुख है जीवन तरु के फूल। सेकंड है हमारा चरण कमल बंधो हरिराय, चरण कमल बंधो हरिराय। तीसरा उदाहरण हमारा अंबर पनघट डुबोर हरि, अंबर पनघट डुबोर रही तारासी।
भानुजा वे हलदर की वीर को घटी के वृष भानुजा हलदर के वीर। हमने इसमें देखना कि श्लेष अलंकार है कि कौन सी पंक्ति में आपका श्लेष अलंकार है। दुख है जीवन तरु के, यहाँ पर दुख को जीवन के पेड़ के समान माना है तो मानवीकरण अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ पर कि चरण पैर होते हैं कमल के समान होते, भगवान श्री कृष्ण के जो पैर हैं वो कमल के समान है, यहाँ पर भी नहीं है श्लेष। अंबर पनगट डुबोर ही तारासी, अंबर आसमान, डुबोर ये पनगट कुआ, डुबोर ये तारासी, सा से सी आ गया तो उपमा अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। को घटी के वृष भानुजा हलदर के वीर, यहाँ पर राधा भानुजा और हलदर के वीर और जो बलराम है श्री कृष्ण का दोस्त उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक शब्द के वृष भानुजा यहाँ पर राधा को भी बोला गया है और हलदर के वीर यहाँ पर हलदर उसके बलराम को भी बोला गया है और श्री कृष्ण भगवान का मित्र था और जो वीर था वो यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण का भी वर्णन किया गया है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैं उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान है मनु मानो जनु जानू जो आ गया। मानवीकरण की पहचान है प्रकृति की चीज का वर्णन मानो के साथ। अतिशयोक्ता की भी पहचान हमें बढ़ा चढ़ाकर बात करना, लेकिन इसकी पहचान करने में हमें मुश्किल लगती है। तो बेटा इसका एक ट्रिक है कि हमने यदि श्लेष अलंकार पूछा है तो यदि हमने तीनों की पहचान है जो एक बच गया हमें उसको समझ नहीं आया तो श्लेष अलंकार है, क्योंकि तीन आपको आते हैं और एक आपको कम समझ में आता है तो बच गया वो तो श्लेष अलंकार है। ये यहाँ पूछा कि श्लेष अलंकार कौन सा है, इस पंक्ति में तो है, ये नहीं पूछा नहीं है तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट उदाहरण कैसे आता है हमारा, पाहु जो आए गांव के शहर में, मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही बार आया है। पाहु जो आए गांव में शहर के। अभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, श्लेष, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। इसका क्या है, देखो जो आ गया तो उत्प्रेक्षा हो गया, लेकिन पाहुन जो आए गांव के शहर में, पाहुन मेहमान होता है कि गांव के शहर में मेहमान को का वर्णन कई बच्चे इसमें मानवीकरण अलंकार लगाते हैं, लेकिन बेटा वो रोंग होता है मानवीकरण अलंकार, क्योंकि पाहुन मेहमान है, गांव होता है, शहर होता है, यहाँ पर प्रकृति का वर्णन नहीं है। पाहुन जो आए गांव के सब मेहमान तो आते हैं, गांव में आते हैं, शहर में आते हैं, तो यहाँ पर प्रकृति का वर्णन नहीं है। आप ध्यान रखना, श्लेष अलंकार भी नहीं है, मानवीकरण भी नहीं है, अतिशयोक्ति भी नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं कहा, क्योंकि सिंपल साधारण बात है। तो जहां पर जो मनु मानु जनु जानू जो आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे कई बच्चे इसको मानवीकरण में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो पाहुन मेहमान होते हैं गांव में भी आते हैं और शहर में भी आते हैं, कोई प्रकृति की चीज का वर्णन नहीं है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। ऐसे ध्यान देखने लग गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पद परिचय। बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई हुई मैंने। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा, फिर सर्वनाम वाक्य में, फिर विशेषण, क्रिया, काल, कारक, लिंग, वचन, बहुत आगे तक बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो संज्ञा है वो सर्वनाम नहीं है, विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है। यहां से देखने चारों को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चार में से एक मिलेगा आपको। संज्ञा मिल गया तो सर्वनाम विशेषण क्रिया ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि संज्ञा नहीं मिला तो सर्वनाम पे जाएंगे, फिर विशेषण पे जाएंगे, फिर क्रिया पे जाएंगे। तो ये जो चार है इनमें से एक मिलेगा। कई बच्चे क्या होते हैं, संज्ञा भी बना देते, उसको सर्वनाम भी बना देते और विशेषण भी बना देते। ऐसा कभी नहीं होता। ये चारों चीजें एक बार में कभी नहीं आती। ये ध्यान रखना कि चारों में से एक ही मिलेगा। लेकिन एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है इसका एग्जाम में प्रश्न देखते हैं हमें कैसा आता है। वह नित्य घूमने जाता है। नित्य फर्स्ट
वह नित्य घूमने जाता है। देखो नित्य रेखांकित किया गया, तो इसमें पूछा गया कि रेखांकित शब्द का पद परिचय बताइए। ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो क्या ऑप्शन? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, ऐसे लिख देते हैं। घूमने जाता है क्रिया विशेषता, घूमने जाता है क्रिया विशेषता, घूमने की क्रिया विशेषता। फर्स्ट सेकंड है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक वचन पुल्लिंग और घूमना क्रिया विशेषण, वही आया सेम। थर्ड हमारा अव्यय, ये चेंज आया है अव्यय, लेकिन यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, घूमने जाता क्रिया विशेषता। लास्ट आया हमारा अव्यय, अव्यय वही है लेकिन यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण और घूमने जाता है क्रिया विशेषता। अभी हमने देखना है कि इसमें कैसे कैसे ढूंढेंगे हम गुण। गुण तो है नहीं, वह नित्य घूमने जाता लगातार है, तो उसमें गुण नहीं है। विशेषता विशेषण बताया है। रीति, रीति होता है तरीका ढंग, तरीका ढंग भी नहीं है। इसको कट करेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे हम। बच गए दो अव्यय। अव्यय है जरूर, लेकिन अव्यय है कौन सा? अव्यय वो होता जो बदलते नहीं। वह नित्य घूमने जाता, वह नित्य घूमने जाती है, लड़का नित्य घूमने जाता, लड़की नित्य घूमने जाती है। लिंग वचन कारक के कारण जो नहीं बदलते वे अव्यय होते हैं। तो अव्यय, लेकिन अब अव्यय देखना कि स्थानवाचक है या कालवाचक। स्थान होता जगह, काल होता समय, ये देखेंगे। तो स्थान होएगा या काल होएगा? जगह। हमें जगह का तो नहीं पता नित्य कहाँ घूमने जाता है, लेकिन हमें जरूर पता है कि नित्य हर रोज समय है कि वो हर रोज जाता है। तो ये आपका ठीक मिलेगा लास्ट वाला अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण। कंफ्यूजन दूर, ऐसे हम इसको करेंगे। एक किस तरीके से आता है पद परिचय में हमारा? रामू बाजार जाओ, बिल्कुल इजी है सेंटेंस, बहुत सबको बच्चा अच्छा लगता है। जो सबसे इजी होएगा वाक्य आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, हमें आता। बेटा उसी में 99% गलत करके आते हैं बच्चे। इजी को इजी मत समझो, उसको डीपली रूट तक जाओ, समझो उसको क्या पूछा गया है। आपने ये लग गया कि क्रिया है, लेकिन क्रिया कौन सी? अभी अब ऑप्शनल में मिलेगी आपकी। क्या है? सकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, स्त्रीलिंग और एक वचन। सेकंड हमारा अकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, पुल्लिंग और एक वचन। गए हमारा सकर्मक क्रिया, भूतकाल, स्त्रीलिंग और बहुवचन। नेक्स्ट हमारा इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं भी मिलता, लेकिन हमने देखना रामू बाजार जाओ। रामू करता है बाजार जाओ, बाजार जाने का कार्य कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अकर्मक क्रिया, हमें पता चलेगा। देखो इसमें हमें कंफ्यूजन करने दूर करने के लिए देखो रामू बाजार जाओ, कौन जा रहा है बाजार? राम बाजार जा रहा है, लेकिन क्या करने जा रहा है हमें नहीं पता। वो किताब लेने जा रहा है, खाना लेने जा रहा है, या घूमने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? तो अकर्मक क्रिया में किसी चीज का पता नहीं लगता, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वाले कट कर देंगे, दो हमारे कट रह गए, दो रह गए अकर्मक, और इसमें से कोई नहीं। ये पता सकर्मक नहीं तो अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसमें वर्तमान काल है जाओ, अभी अभी कह रहा है वर्तमान काल। पुल्लिंग है क्योंकि रामू है, पुल्लिंग है, और एक वचन है, एक ही है, रामू को कह रहा है। तो ये आपका ठीक है और ये आपके गलत है। इसको हम ऐसे देखना है, आपने देखना है कि अकर्मक में एक ही है, दो भी आ सकते हैं। यहाँ पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग भी लिखा जा सकता। छोटा सा जब आपका ध्यान इधर उधर रहेगा तभी आपकी गलती हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के करना है ये इजी वाला। एक और उदाहरण देके दिखाती हूँ मैं आपको। वाह भारत मैच जीत गया, देखो इस तरीके से आएगा, वाह भारत मैच जीत गया।
वह बार यहाँ पर रेखांकित कर दिया हमने, वाह पे सबको पता है कि विस्मयादि बोधक है, लेकिन उदाहरण क्या मांगते हैं वे देखेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय, सिर्फ छोटा छोटा दिया इसमें, फिर दिया इसने विस्मय सूचक, शोक सूचक, शोक होता है दुख। नेक्स्ट दिया इसने संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट दिया इसमें विस्मय सूचक और प्रसन्नता सूचक अव्यय, सूचक भाव प्रदान करने वाला। देखो हमने पता तो चल गया है कि जहां पर ये आ जाए विस्मयादि बोधक वाला तो विस्मय बोधक है, तो समुच्चय बोधक नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा, मिलेगा दो, विस्मय बोधक और विस्मय बोधक दो मिले हमारे। लेकिन दो में बेटा हमेशा कंफ्यूज दो में मिलोगे आप, दो तो बिल्कुल रॉन्ग मिलेंगे और दो में कंफ्यूजन होगी और थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, वो थोड़ा सोच समझ के करना। दो बिल्कुल रॉन्ग मिलेंगे, आपको ऐसे पेंसिल लेनी है एग्जाम में या कोई ऐसा पॉइंट या हिंट पेन से लिखना कि ये इसकी तरफ हमने देखना ही नहीं। मैंने कहा था कि समुच्चय बोधक हो गया, समुच्चय तो जोड़ने वाला है, तो ये जोड़ने वाला तो है नहीं। ये भी संबंध, संबंध भी दो बात को बाद में संबंध स्थापित करता है, ये भी नहीं है, तो विस्मय है, लेकिन विस्मय सूचक है क्या? शोक, शोक होता दुख। वाह बात मैं जीत गया, सुख तो नहीं हुआ, दुख तो नहीं हुआ, खुशी हुई, तो इसमें विस्मय सूचक, प्रसन्नता सूचक, हमें प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि भारत मैच जीत गया, तो आपका लास्ट वाला ठीक है। ये लिखने का तरीका है बेटा आपका पद परिचय, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उत्तर इसका 1 का इसके नीचे घ भाग और विस्मय, इसको आपने राइट करना है। जिसका जो पार्ट हो उसको उसी तरीके से राइट करो और उसके आगे जो आंसर है वो राइट करो, तभी आपका अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो मेरी छोटी सी वीडियो थी आपकी 10वीं क्लास की ग्रामर की फुल। इस तरीके से आप ग्रामर को करोगे तो आपके 100% आपकी ग्रामर ठीक होएगी। बिल्कुल सोच समझ के करना है। सभी बच्चों ने अच्छे तरीके से रिलैक्स होके ये मन में ठानना है कि मेरे को सारा आता है और हमेशा सकारात्मक विचार यानी कि पॉजिटिव थिंग्स की आपने जाना है, अच्छे तरीके से करना है। सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।